इन कंपेरिजन टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। तो वैसे सिचुएशन पे इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू EA1, नेगेटिव डेल्टा H आपको नेगेटिव मिलेगा। और ऐसा क्यों? ड्यू यहाँ पे लिख दो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन में, इसके बाद कार्बन, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। SRP इसकी ज्यादा होती है। साथ साथ यूनिट जैसे जैसे चेंज करोगे ना, इसकी वैल्यू बदलती चली जाएगी। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंतर्गत टोटल 6 लेक्चर को कंप्लीट किए हुए थे। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ा दिया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आज हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि लेक्चर काफी दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट वर्क में बिजी हो गया था, जिस वजह से लेक्चर मैं कंटिन्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं। चलो तो फटाफट आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आखिर होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले टर्म को समझो। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है भूखा। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? भूखा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रॉन का भूखा। मतलब वैसे स्पीसीज की बात यहां पे सोचेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगी और उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपल एक प्रकार का एनर्जी होगा, वो तब रिलीज करेगा जब किसी स्पीसीज पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। समझ रहे बात को? तो यहां पे अगर मैं डिफिनेशन लिख दूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो आप क्या लिख सकते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when addition of extra electron in an isolated gaseous atom, called electron affinity. हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। अभी तो मैं आपको डिफिनेशन समझा रहा हूं। जैसे आपने एक चीज तो देखा है, फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन गैसियस स्टेट पर है तो इस दौरान आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं और आप इसको F- में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। अब जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में या स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी ना, तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी। अब रिलीज भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। कब रिलीज करेगी, कब एब्जॉर्ब करेगी, धीरे धीरे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो मैटर अच्छे से आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एनर्जी यहाँ पे बच्चों रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? यहाँ पे रिलीज कर रहा है। मान लेते हैं यहां पर E मैं दिखा देता हूं। यहां पर E क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नाम दिया जाता है। गेन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। गेन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको नाम दो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम दो, बात बराबर पड़ने वाला है। ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए मैं बात बताऊं तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी refers due to the tendency to gain an electron. इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन होती है
इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम देने वाले हैं। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट में थोड़ा सा और आगे की ओर कंटिन्यू करूं। व्हेन स्पीसीज हैज कर दो, स्पीसीज हैज हायर टेंडेंसी, स्पीसीज हैज हायर टेंडेंसी, हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, अब एक चीज जरा बारीकी से समझना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है ऐसा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान से सुनना, जब पहली बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ना तो उस सिचुएशन पे एनर्जी रिलीज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करोगे वहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी और एनर्जी रिलीज करने के बजाय एब्जॉर्ब करता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए ना तो इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के फोर्सेस वर्क करेंगे। कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे? एक वो फोर्स होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, एक और फोर्स होगा ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से इन पर रिपल्शन भी हो रहे होंगे। दो प्रकार के फोर्सेस होंगे यहां पे बेसिकली। न्यूक्लियस के वजह से इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हो रही होगी जिसको आप नाम दे रहे हो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक। और एक और फोर्सेस वर्क कर सकती है इस इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में। इस वाले फोर्स को हम लोग नाम दे रहे हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। यानी जब इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो कितने टाइप के फोर्सेस होंगे? दो टाइप के। एक फोर्स हो सकता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन और एक फोर्स हो सकता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। अब देखना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, तो वैसे सिचुएशन पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कहीं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो वैसे सिचुएशन पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को? तो यहां पे एक पॉइंट मैं इंसर्ट करूं, when electron is added, the electron acted upon with two types of force, two type of forces कर दो। दो टाइप के फोर्स यहां पर होंगे ना। कौन कौन से फोर्स? एक फोर्स हो सकता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, और सेकेंड फोर्स हो सकता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक। इसके बाद अगर मैं यहां पे एक और बात आपको बताऊं, देखो दो प्रकार के फोर्सेस हैं, एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन और दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। जनरली जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की बात करो तो वैसे सिचुएशन पर आमतौर पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा ओवर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। कब? जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के बारे में सोचोगे। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, वैसे ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा ओवर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। समझ रहे हो? कब? जब पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तब ये वाला डोमिनेट होगा, जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो ये वाला डोमिनेट हो जाएगा। मतलब जब ये वाला डोमिनेट होगा ना तब तो एनर्जी रिलीज कर जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वाला डोमिनेट हुआ
तो वैसे सिचुएशन पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये 3 पॉइंट आप कॉपी करो फटाफट, इसके बाद जो मैं पॉइंट अभी बोला उसको कवर करा देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कुछ पॉइंट मैं जो बोला उसको मैं लिख देता हूं। जनरली अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा ओवर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। कब, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द केस न्यूक्लियर अट्रैक्शन dominates over the inter-electronic repulsion. Repulsion in first electron affinity. Hence energy release that is exothermic। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक्स स्पीसीज है, अभी ये गैसियस स्टेट पर है, जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड कराऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ना, तब हम लोग इसको नाम देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका आमतौर पे नेगेटिव होगा, दैट इज एक्सोथर्मिक होगा। इस वाले केस में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है ओवर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेकिन जैसे ही x माइनस में आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने की कोशिश करोगे ना, तो वैसे सिचुएशन पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा ओवर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो एनर्जी जो रिलीज कर रही थी वो अब क्या करने लगेगी, एब्जॉर्ब करने लगेगी। उस पॉइंट को भी मैं लिख दूं, व्हेन मोर इलेक्ट्रॉन added to x minus, then inter-electronic repulsion dominates over the nuclear attraction. Hence energy absorbed। That is endothermic। अब क्या हो जाएगी, सेकेंड में एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड वाला केस ध्यान देना, कब एक्सोथर्मिक हो रहा है, कब एंडोथर्मिक हो रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक्स माइनस स्पीसीज है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अब आप चाहते हैं कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दूं, तब ऐसे सिचुएशन पर ये x माइनस 2 हो जाएगा। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप ऐड कराओगे तब इसके लिए टर्म देंगे हम लोग EA2। EA2 कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड, है ना, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगी तब एक्सोथर्मिक, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगी तब एंडोथर्मिक। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट ऑक्सीजन गैसियस स्टेट पर है, आप यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ये क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा, ये अभी गैस है। ठीक है, इस दौरान फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात होगी, वो कितना होता है,
-141 किलो जूल पर मोल एक्सोथर्मिक, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप अनदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देते, इस बार अनदर इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होगी, O-1, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O-2। अब इस बार जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगा वो होगा +744 किलो जूल पर मोल। तो सेकेंड वाला क्या मिलता है, एंडोथर्मिक, और फर्स्ट वाला क्या मिलता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आप जरा माइंड में रखना, अगर आप ध्यान से एक चीज को नोटिस करोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो -141 है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो +744 है कि नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड को सिर्फ नोटिस किया जाए, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब यह है कि माइनस और प्लस नहीं सोचना, सिर्फ आप वैल्यू को कंसीडर करो, ठीक है। जैसे ये -141 है, यहाँ +744 है, तो यहाँ पे माइनस मत सोचो और यहाँ पे प्लस मत सोचो। तो मैग्नीट्यूड के मामले में सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैग्नीट्यूड अगर आप सोचते हैं तब, यहां पे मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, द magnitude of second electron affinity always higher than first electron affinity। मतलब सेकेंड वाले के मैग्नीट्यूड हमेशा ही ज्यादा मिलेगी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक बात और बताऊं आपको, अगर मान लेते हैं मैग्नीट्यूड की बात, तो EA2 इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू EA1 मिलेगा। और अगर साइन के अकॉर्डिंग सोचते हो ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव मिल रहा है और सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। अब इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा माइंड में रखना कि मैग्नीट्यूड के आधार पे अगर सोचते हो तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। और मैग्नीट्यूड को साइड में रख के साइन के अकॉर्डिंग अगर सोचते हो ना, साइन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझ सकते हैं। फटाफट इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्चुअली में अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐसे दिखाऊंगा, डेल्टा एच ईजी। डेल्टा एच ईजी कहने का मतलब, ईजी बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और हमेशा हम लोग यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा एच एच जी कंसिडर करेंगे। ये हमेशा हम लोग सोच के चलेंगे, नेगेटिव डेल्टा एच ईजी। बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हम लोग जब भी निकालेंगे नेगेटिव में ही सोचेंगे, क्लियर ना। अच्छा, नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव कहने का क्या मतलब है, एनर्जी वहां पे रिलीज करेगी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पे अगर बात करो, इसको Z के साथ दिखाते हैं। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। यानी एटॉमिक नंबर अगर बढ़ाते हो तो डेल्टा एच ईजी भी बढ़ेगा, और Z को अगर आप कम करते हो तो डेल्टा एच ईजी आपका क्या होगा, कम होगा। लेकिन ध्यान देना, ये नेगेटिव वाला सोचना है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड बात करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको एक बात बखूबी पता है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z इफेक्टिव के साथ दिखाते हैं,
है ना। और Z इफेक्टिव के वजह से भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्टर्ब होता है। कैसे होता है? अगर मैं बात करूं Z इफेक्टिव की, तो दिस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा HEG। यानी कि अगर आप Z इफेक्टिव को बढ़ाना चाहते हो तो वैसे सिचुएशन पर डेल्टा HEG भी क्या मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा। और वहीं पे अगर आप Z इफेक्टिव कम करना चाहते हो ना, तो डेल्टा HEG भी आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। डेल्टा HEG बोले तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको सोचना है, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूं यहां पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा के साथ दिखाते हैं। अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा HEG। इसका मतलब यह है कि अगर आप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाते हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा, और शील्डिंग इफेक्ट को कम करते हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं, है ना। ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ शेल, जिसे हम लोग n के साथ दिखाते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेल जो है, दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा HEG। पूरा मैं लिख देता हूं यहां से, नेगेटिव डेल्टा HEG। यानी नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ता है ना, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये कम हो जाएगा, और अगर n कम करते हैं तो डेल्टा HEG आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और भी एक फैक्टर है, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे भी इसमें प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। पहले इसको आप फटाफट कॉपी कर लो। ठीक, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर हम लोग को पढ़ना है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, आपको एक बात मालूम है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी भी अनस्टेबल होना पसंद नहीं करेगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई स्पीसीज है जो स्टेबल है, यानी उसकी ऑर्बिटल फुल फील्ड है, और कोई इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड करवा दें, तो भाई वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो कोई भी स्पीसीज स्टेबल से अनस्टेबल होना पसंद नहीं करता है। तो एक बात ध्यान देना कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब भी बात होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा। समझ रहे हो? तो एक पॉइंट में लिख देता हूं यहां से, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन are more stable, hence 0 और very less इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, सपोज एक तरफ कार्बन है और एक तरफ नाइट्रोजन है। ठीक है, अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p3 होगा। यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा मिला आपको? तो हाफ फील्ड मिला। और मैंने बोला कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 होगा या तो वेरी लेस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ऑर्डर आप बात करते हो तो कार्बन का हमेशा ज्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पे कुछ नोट पॉइंट है जो आप जहन में रखना। सबसे पहली बात, अगर आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करते,
है ना। सेकेंड ए यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हो और नोबेल गैस की बात करते हो। किसकी बात करते हो? नोबेल गैस की बात करते हो। तो ये वो ग्रुप्स होंगे ना आपके, वो ग्रुप्स होंगे जहां पर डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पॉजिटिव मिलेगा। और ये बेसिकली क्यों होते हैं? रेजिस्टेंस टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश नहीं करे क्योंकि पहले से स्टेबल मिलेंगे आपको। दूसरी पॉइंट आप यहां पे माइंड में रखना, अगर आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हो, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ना वो पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव मिलेगा। और ऐसा क्यों? ड्यू टू परजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट है उसको भी हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कुछ और पॉइंट मैं आपको बता दूं। अगर आप नोबेल गैस की बात करते हो, इन नोबेल गैस हाईएस्ट पॉजिटिव डेल्टा एच इजी ये होगा नियोन के पास। किसके पास? नियोन के पास। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन is extra stable in octet। कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों? 1s2 2s2 और 2p6। तो नियोन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है। इसके बाद एक और नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट की बात करते हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आमतौर पे पीरियड नंबर 3 से कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं ना उसकी साइज बहुत छोटी होती है। अब छोटे साइज के एलिमेंट हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इनर वाले इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो जाएगी, दैट इज इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और रिपल्शन होने के वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो एक पॉइंट और मैं यहां पे लिख रहा हूं, नेगेटिव डेल्टा एच इजी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर less than थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। और ऐसा क्यों होगा? साइज के वजह से। सेकेंड पीरियड एलिमेंट की साइज बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है ना। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ड्यू टू साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर extremely small, which cause inter-electronic repulsion with upcoming electron।
ठीक है, जनरली याद रखना है ऐसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आमतौर पे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर लूं, एग्जांपल के लिए मैं बात कर लूं, सपोज दैट बेरिलियम है ना, फिर अगर मैं बात करूं, बेरिलियम नहीं, आप ले लो यहां पे, आप ले लो यहां पे फ्लोरीन ले लो, एक ले लो क्लोरीन, एक ले लो ब्रोमीन, एक ले लो आयोडीन और एक ले लो एस्टाटीन। इसकी बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पीरियड को मेंशन करें तो ये हो गया आपके पास सेकंड पीरियड, ये हो गया आपके पास थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ पीरियड, ये हो गया फिफ्थ पीरियड और ये हो गया सिक्स्थ पीरियड। तो आमतौर पे क्लोरीन की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करता हुआ नजर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर मिलेगा वो क्लोरीन का ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और उसके बाद एस्टाटीन। और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, पहले आप इन सारे पॉइंट को कवर कर लो, ठीक है। चलो बच्चों, अब आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास अलोंग पीरियड एंड ग्रुप्स की बात करनी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसा वेरिएशन आएगा और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कैसा वेरिएशन आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या इसी को आप कह सकते हो अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो Z इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। Z इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा, विथ सम इरेगुलरिटीज, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएगी वहां पे। अब प्रॉब्लम्स क्यों होगा वो भी देखते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं लिख दूं यहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट, Z effective increases, hence इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव कह दो, नेगेटिव डेल्टा H Eg also be increases with some irregularities, इरेगुलरिटीज क्यों होगी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, है ना। यहां पे मैं एक पॉइंट और मेंशन कर रहा हूं, इरेगुलरिटीज या इरेगुलेशन कर दो। रेगुलेशन इज ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और मैं आपको बता चुका हूं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जहां जहां होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 के बराबर होगी या नियरली लेस होगी, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सबसे पहले आप बात कर लो बेरिलियम की, इसकी बात करो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो क्या मिलेगा? 1s2 और 2s2 मिलेगा, यानी यहां पे पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, मोर पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट होती है। इसके बाद अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हो, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? 1s2, 2s2 और 2p3 होगी, यानी p ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फिल्ड है। ये कैसा है बच्चों? हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। इसके बाद अगर आप बात करते हो नियोन की बात करते हो तो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6 होगी, और आप देख सकते हो ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा है बच्चों? फुल फील्ड है, ठीक है। तो फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड भी आप इसको कह सकते हो, और मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कह सकते हो। तो यहां पर तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 मिलेगी,
है ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी लेस मिलेगी, या हाँ वेरी लेस कर दो, वेरी लेस। और यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो नियरली जीरो होगी। यानी कि अगर आप ऑर्डर देखो यहां से, ऑर्डर में सबसे कम किसका हो जाएगा, नियोन का। सबसे कम किसका हो जाएगा, नियोन का। उसके बाद किसका हो जाएगा, तो बेरिलियम का। और उसके बाद किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। और उसके बाद लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, लिथियम। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोरोन। उसके बाद क्या, कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन। और उसके बाद फ्लोरीन। समझ रहे बात को। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे देख लिए, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टेबल, वो या तो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा या वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रखेगा। तो पहले स्टेबल वाले को छोड़ दिए, उसके बाद लेफ्ट टू राइट को सोचे। तो लिथियम से ज्यादा कार्बन, बोरोन, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है। उसके बाद नियरली लेस, उसके बाद नियरली जीरो, और उसके बाद जीरो। कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप थर्ड पीरियड वाला देखते हो तो थर्ड पीरियड में प्रॉब्लम आएगी मैग्नीशियम पर, फिर प्रॉब्लम आएगी फास्फोरस पर, फिर प्रॉब्लम आएगी आर्गन पर। और इसी के आधार पे सोच सकते हैं सबसे कम आपको कहां मिलेगा, आर्गन के पास, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद फास्फोरस। और लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होता ही है, मतलब इसके बाद सोडियम होगा, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन की बात आप करते हो ना, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। समझ रहे हो, यहां पे लिख दो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। समझ रहे हो। तो फटाफट इसको जरा आप कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉप टू बॉटम। देखो टॉप टू बॉटम जब आओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम number of cell increases, hence negative electron gain enthalpy decreases with some irregularities, यहां भी थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो इरेगुलेशन होगी वो होगी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। ठीक है, वो पॉइंट भी मेंशन कर रहा हूं मैं। इरेगुलेशन इन ऑर्डर is due to the inter-electronic repulsion. Electronic repulsion on period 2 elements. अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो आमतौर पे पीरियड 3 एलिमेंट्स की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, है ना, और कुछ एनर्जी का भी वैल्यू मैं लिखता चलूंगा, उसके बाद हम लोग प्रिडिक्ट भी करेंगे। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन या अल्कली मेटल वाले ग्रुप को कंसीडर कर दूं। तो हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है, लिथियम, हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। ठीक है, तो आप यहीं तक सोच लो। हाइड्रोजन का होता है बच्चों -73। अच्छा, ये है आपका किलोजूल पर मोल के फॉर्म में, किलोजूल पर मोल के फॉर्म में। लिथियम का जो हो जाता है -60, सोडियम हो जाता है -53,
पोटेशियम हो जाता है -48, रुबिडियम हो जाएगा -46, 47 और सीजियम हो जाएगा -46। ठीक है, तो आप देखो यहां पे एनर्जी के फॉर्म में मैं दिखा दिया हूं। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज कर रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन के केस में। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर देखते हो अल्कली मेटल वाले ग्रुप की, तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, और उसके बाद होगी लिथियम के पास, उसके बाद होगी सोडियम के पास, है ना, उसके बाद होगी पोटेशियम, उसके बाद होगी रुबिडियम और उसके बाद होगी सीजियम। कर सकते हैं? तो एनर्जी के आधार पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखा जाता है। वो तो चेक करने का जो छोटा मोटा ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं एनर्जी के आधार पे भी दिखा दे रहा हूं ताकि मैटर कभी आपका फंसे नहीं। ठीक है ना। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं। ऑक्सीजन फैमिली के बारे में आपको बताऊं। ओ सस्सी टीपो, ओ सस्सी टीपो। आप ऑक्सीजन की बात करो तो 141 देख चुके हैं हम लोग। सल्फर की बात करो तो -200 के आसपास में होता है। अगर आप सिलेनियम की बात करते हो ना तो ये हो जाती है -195। टेलेरियम की बात करते हो तो -190 और पोलोनियम की बात करते हो तो -174। ये एनर्जी आपका किलो जूल पर मोल के फॉर्म में लिखा गया है। अब इस आधार पे अगर आप देखते हो तो ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर आपको क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे रिलीज हो रही है? सल्फर के पास, है ना। तो सल्फर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा, और उसके बाद कहां पर होगी? सिलेनियम के पास, उसके बाद होगी टेलेरियम के पास, उसके बाद होगी पोलोनियम और उसके बाद होगी ऑक्सीजन। अब अगर आप देखते हो तो ये है आपका पीरियड नंबर 3 और ये है आपका पीरियड नंबर 2। तो आप देखो पीरियड 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 से क्या है? ज्यादा है। और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विथ अपकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की साइज छोटी है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हमेशा याद रखना। इसको फटाफट कॉपी करो, और भी एग्जांपल है उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हैलोजन फैमिली की, तो हैलोजन फैमिली में कौन कौन होते हैं? एक तो फ्लोरीन होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, याद है ना। तो एक फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और स्टैटिन हो गया। अब अगर मैं सारे का एनर्जी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लिखूं तो फ्लोरीन होती है -228 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन हो जाती है -349, और ब्रोमीन हो जाती है -325, आयोडीन हो जाती है -295 और स्टैटिन हो जाती है -270। ये किस यूनिट में बात हो रही है? किलो जूल पर मोल की यूनिट में बात हो रही है। अब अगर आप ध्यान से एक चीज को नोटिस करो तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर रिलीज हो रही है? क्लोरीन वाले केस में। तो ऑर्डर अगर आप देखते हो तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और उसके बाद स्टैटिन। अगेन आप सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाला कॉन्सेप्ट को लगाओ तो देखो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। यहां पर भी थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से क्या हो गई? ज्यादा हो गई, है ना। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग नोबेल गैस वाला सोचते हैं, ठीक है, तो नोबेल गैस में कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। ठीक है, अगर मैं हीलियम की बात करता हूं तो ये होता है +48 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, एंडोथर्मिक होगी, इलेक्ट्रॉन रसिस्ट करेगा ऐड होने के लिए, समझ रहे हो। नियोन जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये होगा लगभग +116। आर्गन हो जाता है +96, क्रिप्टन भी हो जाता है +96। ठीक है, और जेनन की बात आप करते हो
जेनन हो जाता है +77 और रेडॉन हो जाता है +68। ये हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी नोबेल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी मिली है, पॉजिटिव में मिली है। और नोबेल गैस में भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहां पर है, तो नियोन में है, देख सकते हो। यानी ऑर्डर अगर आप देखते हो, ऑर्डर बात करें, देखो एक चीज समझना, ये जो ऑर्डर है वो नेगेटिव वाला है। जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ही कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ रहे हो। तो ज्यादा पॉजिटिव है नियोन के पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। सबसे कम पॉजिटिव है यहां हीलियम के पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबेल गैस में ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टन और आर्गन लगभग सिमिलर होगा, लगभग कैसा होगा, सिमिलर होगा। इसके बाद बात करते हैं तो आ जाएगा आपके पास जेनन, सॉरी जेनन नहीं, रेडॉन आएगा, है ना, रेडॉन आएगा। उसके बाद आएगा आपके पास जेनन, और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, ये ऑर्डर आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप 13 कौन से होते हैं, बोरोन होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है और इंडियम, और एक और होता है ना, बाल गंगाधर इंदिरा तिलक। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन हो जाता है -27 किलो जूल पर मोल। एल्युमिनियम हो जाता है -43, गैलियम हो गया -29 और इंडियम हो गया -29। ये किलो जूल पर मोल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में बच्चों, किलो जूल पर मोल के फॉर्म में। तो अब अगर मैं यहां से ऑर्डर आपसे पूछूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहां पर होगा, जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर रिलीज कर रहा है, देखो तो एल्युमिनियम में। उसके बाद गैलियम और इंडियम का लगभग लगभग क्या होगा, सिमिलर होगा, और सबसे कम हो जाएगा बोरोन में। यहां पर भी अगर आप देखते हो तो एल्युमिनियम क्या है, आपका पीरियड 3 का मेंबर है, और बोरोन आपका पीरियड 2 का मेंबर है। यहां पर भी पीरियड 3 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 से क्या है, ज्यादा है। और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, मैं यहां पे एग्जांपल कंसीडर कर देता हूं नाइट्रोजन फैमिली वाला। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का होता है +8। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रखा हूं कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के पास एंडोथर्मिक टाइप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, है ना। इसके बाद फास्फोरस में क्या है, -72, आर्सेनिक में है -78 और एंटीमनी में है -103। अब अगर मैं यहां पे ऑर्डर आपसे पूछूं तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां पर है, एंटीमनी के पास, है ना। तो एंटीमनी हो गया, इसके बाद कहां पर हो गया, तो आर्सेनिक हो गया, इसके बाद कहां पर हो गया, तो फास्फोरस हो गया, और उसके बाद कहां पर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। यहां पर भी अगर आप देखते हो ना, तो फास्फोरस पीरियड 3 का मेंबर है, ये पीरियड 3 का मेंबर है, और नाइट्रोजन आपका पीरियड 2 का मेंबर है। यहां पर भी पीरियड 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू पीरियड नंबर 2। ध्यान से एक चीज सुनना बात को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एनर्जी के फॉर्म में होगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी कम रिलीज करेगी या एनर्जी जो एब्सॉर्ब करेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रखेगा। समझ रहे बात को। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करें। एक और है कार्बन फैमिली, आप सोच लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। कार्बन का जो होता है वो होता है -122, सिलिकॉन होता है -134, जर्मेनियम हो जाता है -116 और टिन हो जाता है आपका -116। नियरली उतने ही होते हैं, आप देख लेना, है ना, लेकिन उतने ही होते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे रिलीज कर रहा है बच्चों, सिलिकॉन में, इसके बाद कार्बन, इसके बाद जीई और टिन दोनों में लगभग क्या है, सिमिलर है। यहां भी आप देखोगे ना तो सिलिकॉन आपका 3rd पीरियड वाला हो जाएगा
और कार्बन आपका सेकेंड पीरियड वाला हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बात कर चुके हैं कि पीरियड 3 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पीरियड 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, फटाफट इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। क्लियर? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से कौन कौन से प्रॉपर्टीज में बदलाव आ सकता है या कौन कौन से गुणधर्म में बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहला है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो किसी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आप करते हैं तो वहां पे कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है आयोनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नेगेटिव हो। दो केस, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करूं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पर। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड when ionization enthalpy of metal is low and highest negative electron gain enthalpy that is delta H Ec। जैसे एग्जाम्पल की बात आप करते हैं, आप सोडियम की बात करो तो सोडियम एक प्रकार का क्या है बच्चों, मेटल है ना, और इसके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग की चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझो जरा। क्लोरीन की बात आप करते हैं तो क्लोरीन क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है। क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो इसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नेगेटिव में। अब देखो जरा, सोडियम के पास आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, सोडियम के पास आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये आसानी से पॉजिटिव में कन्वर्ट भी हो जाएगा। कब, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन वो तेजी से खाएगा, मतलब ये जो Cl है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नेगेटिव है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये तुरंत खा जाएगा और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? यानी कि सोडियम और क्लोरीन इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड आपको नजर आएगा। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो और नॉन मेटल की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, तभी वो आपका बॉन्ड बना सकता है आयोनिक वाला, ठीक है। इसके बाद है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से डिस्टर्ब होता है। एक्चुअली नॉन मेटल क्या होता है, अगर आप बात करते हो नॉन मेटल तो आप क्या कह सकते हो, स्पीसीज हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन मेटल कहते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नेगेटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और आसानी से वो नॉन मेटल बन जाएगा। कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं यहां से नेगेटिव डेल्टा H इजी बढ़ता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटालिक बढ़ गया तो मेटालिक कम तो हो जाएगा ना भाई। एक नॉन मेटल है तो मेटल नहीं है, और एक मेटल है तो नॉन मेटल नहीं है,
तो अगर नॉन मेटालिक बढ़ रहा है तो मेटालिक कम हो जाएगा ना। तो अब जरा सोचो, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, किधर मूव कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में आपका डेल्टा एच इजी ये तो बढ़ता है ना। इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। एनएमसी कहने का मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। और अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आते हैं, डेल्टा एच इजी क्या होता है, कम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करता है। दैट मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो ध्यान से सुन लेना, लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। फटाफट इसको जरा कॉपी करें, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। क्लियर? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर। एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वैसी स्पीसीज जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्पीसीज हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जैसे मैं एक्स स्पीसीज की बात करता हूं, तो एक्स में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दें, ये एक्स माइनस हो जाएगा, है ना। और किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, दैट मीन्स वो रिड्यूस्ड हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, रिडक्शन हो जाना। और जिसकी रिडक्शन होती है ना बच्चों, वो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। यानी यहां भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव डेल्टा एच इजी अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ये क्या होगा आपका, बढ़ेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं नेगेटिव डेल्टा एच इजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। अच्छा यहां पे ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करने का सिर्फ यही एक तरीका है, और भी तरीके होते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के माध्यम से भी हम लोग चेक करते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी के माध्यम से भी चेक करते हैं। वो जैसे जैसे मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के तरफ ले चलूंगा, वैसे वैसे आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएगी। तो एक पॉइंट फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट also depends on first bond dissociation enthalpy, ठीक है। सेकेंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में भी। और एक थर्ड है हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे, फ्लोरीन इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, ड्यू टू हाई एसआरपी को बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एसआरपी बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। एसआरपी इसकी ज्यादा होती है, साथ साथ हाई हाइड्रेशन
एंथैल्पी, ठीक है, और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, ये वाला, ये कम होती है, कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, इसको फटाक से आप कॉपी कर लो। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेगेटिव डेल्टा एच इजी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या है फॉर्मूला? डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू माइनस ए ई माइनस 5/2 RT। थर्मोडाइनेमिक में हम लोग डिटेल में इसको ड्राइव करेंगे। क्या क्या चीजें हैं यहां पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। ए, इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आर क्या है यहां पे? दिस इज अ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ये प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट जैसे जैसे चेंज करोगे ना, इसकी वैल्यू बदलती चली जाएगी। और टी क्या है यहां पे? दिस इज अ टेम्परेचर, ठीक है, कॉपी करो इसको। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें मैं आपको जेईई मेंस और नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कवर किया हूं। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग जेईई के पीवाईक्यू और नीट की पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरी इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अब लेक्चर कंटिन्यू जाएगा, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप इसको कॉपी करो, स्टडी करो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।